चलो ओपेरॉन सिस्टम हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। जीन एक्सप्रेशन में ओपेरॉन सिस्टम हमने लैक ओपेरॉन समझ लिया था बच्चों, तो उसको आज थोड़ा सा और अच्छी तरह कर लेते हैं, है ना। इंड्यूसिबल, हाँ, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। बेटा ये जो होता है ये कैटाबोलिक पाथवे को रिप्रेजेंट करता है ना। इट इज रिलेटेड टू कैटाबोलिक पाथवे, और इसका एग्जाम्पल है बेटा एक लैक ओपेरॉन, ठीक है ना। लैक ओपेरॉन, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज, ठीक है ना। ये यूजुअली स्विच्ड ऑफ पोजीशन में होता है, स्विच ऑफ यूजुअली, है ना। जनरली ये स्विच ऑफ होता है ना। स्विच ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। हम इंड्यूसर बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे लैक्टोज को। इंड्यूसर कुछ भी हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई और प्रोडक्ट हो सकता है इंड्यूसर के जगह पे, है ना। यहाँ पे लैक्टोज होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हम एक डीएनए का सेगमेंट लेते हैं बेटा, जहां पर ये जो है आई जीन है, ठीक है। आई जीन को हम रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ये कौन सा जीन है बेटा? रेगुलेटर जीन है, ठीक है। आई जीन, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, है ना, रेगुलेटर जीन। उसके बाद ये ऑपरेटर जीन है, ओपी, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन एक्ट्स एज इनहिबिटर सिग्नल, है ना। यहां पे मैं इसको मिटा के लिख दूं क्या? एक्ट्स एज इनहिबिटर सिग्नल। लिख लेना, यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो एक्ट्स एज इनहिबिटर सिग्नल, ऑपरेटर जीन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था यहाँ पे एक, बोलो 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 बोलो, क्या बताया था? बोलो बोलो। प्रमोटर जीन, बिल्कुल। बेटा ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा ना, ये गलत मैंने लिख दिया। ये होगा प्रमोटर जीन और ये होगा ऑपरेटर जीन, ठीक है। यहाँ पे प्रमोटर कर देंगे बस। ये है प्रमोटर, प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन पे बाइंड करता है ना इंड्यूसर, इसलिए मुझे याद आ गया। और ये है बेटा ऑपरेटर जीन।
ऑपरेटर जीन, इट इज द प्लेस वेयर, कुछ लिख रहा था आप, इट इज द प्लेस वेयर इंड्यूसर बाइंड विद operon, it is the place where operator सॉरी कौन सा प्रोडक्ट था वो, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर, ठीक है ना। यहाँ पे वो प्रोटीन बाइंड होती है, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा एंजाइम बाइंड होता है बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर ये जो है ये कौन सा एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम्स बाइंड्स विद प्रमोटर जीन, बाइंड्स विद प्रमोटर जीन, राइट। अब यहाँ पर जो जीन होता है बेटा एक, वो होता है जेड जीन, इसके बाद यहाँ पे होता है बेटा वाई जीन, और यहाँ पे ए जीन, ठीक है। सबके फंक्शन लिख लेते हैं बेटे हम। ये आई जीन क्या करेगा बेटा, एक mRNA बनाएगा, mRNA बनाता है, ये mRNA बनाएगा तो ये प्रोटीन बनाएगा, फिर तो मान लीजिए ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन बना, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसी को, रिप्रेसर, बिल्कुल रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन भी आप बोल सकते हो इसको, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। ये स्टेरिक प्रोटीन होती है, इसमें की दो साइट होती है, वन फॉर बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन एंड वन फॉर बाइंड्स विद इंड्यूसर मतलब लैक्टोज से, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, बाहर से लैक्टोज नहीं आ रहा है, तो एलोस्टेरिक मीन्स क्या लिखा था बेटे, फिर से लिखना, फिर से लिखो, एलोस्टेरिक मीन्स। अच्छा बेटा एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स +1 में एंजाइम एक टॉपिक था बेटा, उसमें टाइप ऑफ एंजाइम आपने पढ़ा होगा, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स थे उसमें, एंजाइम इनहिबिशन भी आपने पढ़ा होगा, कंपेटिटिव पढ़ा होगा, नॉन कंपेटिटिव पढ़ा होगा, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा उसमें। मतलब कि जैसे कि ऐसे एंजाइम्स जिसमें कि दो साइट होती है, एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है बेटा और दूसरा इनहिबिटर से, समझ रहे हो। तो मान लो अभी वो उस पाथवे को रोक देना है, उस पाथवे को रोक देना है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, तो दूसरा एक ऑपरेटर प्रोटीन होती है या कुछ भी होगा, वो एक दूसरे साइड से उसके बाइंड कर जाएगी, तो एक्टिव साइड चेंज हो जाता है, फिर रिएक्शन ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, लेकिन उसी तरह का है, इसलिए इसको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो बाइंडिंग साइट होती है बेटा, इसमें दो बाइंडिंग साइट होती है, मतलब कि दो सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करता है, समझ रहे हो। एक के साथ बाइंड करेगा, जैसे कि मान लो ये प्रोटीन जो है इसके साथ बाइंड कर सकती है, देखो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है इसकी, यहाँ पे जो जीन्स है बेटा उससे जाके ये बाइंड कर जाएगा, और ये जो बना लिया बेटा इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इस ऑपरेटर जीन और रिप्रेसर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलते हैं बेटा रिप्रेसर ऑपरेटर
कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा बाइंड किससे करेगा, लैक्टोज से करेगा, जो मैं अलग डायग्राम में दिखाऊंगा। अब इन दोनों का फंक्शन प्रॉपर मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में भूले ना, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा बेटा, सिंथेसाइज। अच्छा एक चीज और है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमेशा कंटिन्यू, आपने लास्ट क्लास में पूछा था, मैंने बताया भी था कि ये कंटिन्यू ये इससे सिंथेसाइज होता रहता है बेटा, बनता रहता है, लगातार ये प्रोटीन बनती रहती है ना। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट क्या लिख देंगे बेटा, सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम ऐसा नहीं है कि जब उसको ऑन ऑफ करना होगा तभी ये बनेगा, हमेशा सिंथेसिस इसकी होती रहती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट हैज टू एलोस्टेरिक साइट, दो साइट इसमें है, वन फॉर बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है, एंड वन फॉर बाइंड्स विद इंड्यूसर। और यहां पे इंड्यूसर होगा बेटा क्या, लैक्टोज। यहां पे इंड्यूसर क्या होगा, बाहर से क्या आएगा, लैक्टोज आएगा, ठीक है। और ये रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, रिप्रेसर ऑपरेटर प्रोटीन ने क्या किया, यहां पर रिप्रेसर ऑपरेटर प्रोटीन क्या किया बेटा, प्रिवेंट, बताओ आप लिखो तो फिर मैं लिखूं, रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट, मैंने लिख दिया है, क्या प्रिवेंट करेगा बेटा, प्रिवेंट, लिखो लिखो लिखो, क्या करेगा, मैंने सारा समझा दिया था, बताओ रिप्रेसर ऑपरेटर प्रोटीन क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल बेटा, ट्रांसक्रिप्शन को ना, पॉलीमराइजेशन क्या, ट्रांसक्रिप्शन को, है ना, आरएनए, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज, प्रिवेंट ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोक देगा, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब एम आरएनए। समझ में आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको लैक्टोज नहीं मिला है, इसको लैक्टोज मिला नहीं है बेटा, समझ में आ गई बात, यहां तक ओके है बेटा। ये डायग्राम कॉपी कर लिया सबने, तो फिर मैं इसको इसी में बताऊंगा, दूसरा डायग्राम भी, ठीक है, कॉपी कर लिया, ओके, हाँ, ना तो फोटो ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। अब यहां तक तो आपने देख लिया बेटा, ये स्विच ऑफ है ना, अब हम बनाते हैं बेटा स्विच ऑन। अब है सेकंड स्विच ऑन, या स्विच ऑन कब होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब बेटा मान लो आप ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना, ये इतना बड़ा मैंने जो सेल बनाया है ये बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है बेटा, ठीक, इसके अंदर ये जीन है, बाहर से लैक्टोज इसको मिल गया, देख लो बाहर से बेटा लैक्टोज ने एंट्री ले ली है। अब लैक्टोज बाहर से कैसे आ गया, ये भी तो देखना, हमें बताएंगे अभी कैसे आ गया, क्यों आया, लेकिन अभी मान लो ये बाहर से लैक्टोज आ गया,
ये है लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स, है ना, ये है लैक्टोज, बैक्टीरिया सेल में आ गया। अब बेटा ये जो लैक्टोज है, ये इससे आके बाइंड हो गया, देखो तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बेटा, लैक्टोज ऑब्लिक, लैक्टोज को क्या बोल रहे हैं हम, इंड्यूसर, बाइंड्स विद, इसका क्या नाम है, रिप्रेसर, बाइंड्स विद रिप्रेसर एंड चेंज्ड द शेप, इसके शेप को चेंज कर दिया बेटा, किसके शेप को, रिप्रेसर प्रोटीन के शेप को। तो क्या अब इसके साथ ये बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, करेगा या नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नो, बिल्कुल सही बात है। अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाया बेटा, फिर क्या हुआ, ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे आ गया बेटा, ये क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ चला और इससे क्या बन गया, एक mRNA बन गया बेटा, देखो mRNA, इधर एक mRNA, इधर एक mRNA बन गया, ठीक। अब इससे जो प्रोटीन बनी उसको हम बोलते हैं बेटा, इससे जो प्रोटीन बनेगी या एंजाइम जो बनेगा, ये है बीटा गैलेक्टो, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। और इससे जो प्रोटीन बनेगी बेटा उसको हम बोलते हैं परमीएज, परमीएज। और इससे जो प्रोटीन बनी है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। देखो सर पॉलीमरेज ओजी से भी बाइंड, क्या लिखा था आपने, पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन से भी बाइंड होगा क्या, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज देखो पॉलीमरेज यहां पे है ना, और ऑपरेटर जीन यहां पे है, तो ऑपरेटर जीन को क्रॉस करके आगे बढ़ गया ये, ऑपरेटर जीन तो इनिशिएशन प्लेस है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो ट्रांसक्राइब नहीं होता। और एक्चुअली ये देखा जाए कि ये जो जीन है उसी के कुछ सीक्वेंस मिलके, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, बहुत कम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ऑपरेटर जीन, मतलब आप समझ लो कि 27 बेस पेयर्स का, ये लगभग 27 बेस पेयर का बना होता है बेटा, और वो इसी का पार्ट होता है, मतलब ये चल पड़ा आगे ट्रांसक्राइब करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। नहीं तो इस पॉलीमरेज एंजाइम को ये रोक के रखा हुआ था, ये प्रोटीन यहाँ पे है ना, एक बैरियर बना के रखा हुआ था, अब वो बैरियर हट गया तो ये कंटिन्यू हो गया, स्विच ऑन हो गया। यूजुअली स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है, लैक्टोज अगर है तो ऑन होगा, ठीक है। अब देखो ये रहा बेटा लैक्टोज, एक बात याद रखना, फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज इधर गया, सॉरी इधर आया, और मैक्सिमम लैक्टोज इधर आया, क्योंकि कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे पकड़ के रखेंगे इसको, और कुछ ब्रेकडाउन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें लग गया क्या बेटा, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, और इसने क्या किया,
इस लैक्टोज को किसमें, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा बेटा तो किसमें टूटेगा लैक्टोज, बताओ जरा। लैक्टोज किसमें टूटेगा बताओ, जिससे बना होगा, किससे बना है लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस परीक्षित वालिया, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, बिल्कुल सही बात है निशांत कुमार, बढ़िया। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, अब ये हो गया, कार्यक्रम चालू हो गया, लैक्टोज का ब्रेकडाउन चालू हो गया बेटा, ठीक। इसका फंक्शन तो हमने देख लिया। परमीएज का फंक्शन क्या है, परमीएज का फंक्शन क्या है, पहला दो फंक्शन है बेटा परमीएज का मेनली, तो इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे हम। इट इंक्रीज permeability increase permeability to lactose and beta galactosidase, ध्यान दो बेटा, ये परमीएज एंजाइम इस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है वहां पर सेल की परमिएबिलिटी को फॉर लैक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज बढ़ा देता है। परमीएज मतलब कि बाहर जितना भी लैक्टोज हो वो अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा अंदर आए, और बीटा गैलेक्टोसिडेज भी थोड़ा बहुत बाहर जाके उसको तोड़ देगा बेटा। बाकी जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वहां से फिर क्या होगा, ग्लूकोज अंदर आ सकता है, गैलेक्टोज अंदर इजिली आ सकता है, और यहाँ पे आके मेटाबोलाइज हो जाएगा बेटा, उसका एसिमिलेशन हो जाएगा। अब एक चीज आप बताओ, ये परमीएज एंजाइम, ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनना, ये परमीएज एंजाइम तब सीक्रेट होगा बेटा जब ये स्विच ऑन होगा, और लैक्टोज तब अंदर आएगा जब इसको परमीएज मिलेगा। मतलब जब ये स्विच ऑफ है उस पोजीशन में बेटा लैक्टोज को अंदर आने के लिए परमीएज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सेक्रेट हो नहीं रहा है, देख रहे हो वो तो रुका हुआ है। तो लैक्टोज अंदर कैसे आएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ये। इसका आंसर एनसीईआरटी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, है ना, समझ में बात आ रही है आपको कि लैक्टोज अंदर कैसे आ गया, बिना परमीएज के, बिना परमीएज के तो अंदर आ नहीं सकता बेटा, इतना तो पक्का जान लो आप। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बोल रहा हूं ना कि बिना परमीएज के लैक्टोज एंट्री नहीं ले सकता सेल के अंदर। इसका क्या मतलब है कि परमीएज एंजाइम, बोलो, परमीएज एंजाइम बेटा कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है पहले से, समझ रहे हो, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। तो यहां पे हम भी लिखे फिर वेरी लो लेवल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट परमीएज में बेटा वेरी लो लेवल ऑफ permease present in cytoplasm all the time, otherwise, लिखो क्या होगा, अदरवाइज आगे क्या लिखूं मैं, बोलो, otherwise lactose cannot enter the within the cell, ठीक है, otherwise lactose cannot enter, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, lactose cannot enter the cell,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, याद रखना है। अब एक बच गया बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन हमें नहीं पता, अभी हमने बताया नहीं है, ठीक है। इस इंड्यूसर के जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं बेटा, कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है ना, समझ रहे हो। इंड्यूसर के जगह पे, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, ठीक है ना। तो अब लिखो ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज को बेटा थियोगैलेक्टोसिडेज एसिटाइलेज भी बोलते हैं। ट्रांस एसिटाइलेज और थियोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज, थियोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज में बोल रहा हूं, साफ साफ लिख लो। थियोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज भी बोलते हैं इसको। ये करता क्या है बेटा, है ना, इसको लिख लो। इट मेटाबोलाइजिंग टॉक्सिक, नाम सही जैसे है, मेटाबोलाइज टॉक्सिक थियोगैलेक्टोसाइड, थियोगैलेक्टोसाइड जो टॉक्सिक होता है बेटा उसको ये मेटाबोलाइज कर थियोगैलेक्टोसाइड्स which are also allowed, which are also allowed to lactose and beta गैलेक्टोसिडेज, मतलब परमीएज का थोड़ा बहुत काम भी करता है और थियोगैलेक्टोसाइड जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको मेटाबोलाइज करता है बेटा, ठीक है। और लैक्टोज की परमिएबिलिटी, ये बीटा गैलेक्टोसिड मिटा ही देना, बल्कि केवल लैक्टोज यहां पे लिखो तो ज्यादा सही होगा। और लैक्टोज की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है थोड़ा, और थियोगैलेक्टोसाइड जो टॉक्सिक मटेरियल होता है बेटा उसको भी मेटाबोलाइज करता है। तो इन तीनों जीन का फंक्शन आपको पता लग गया। ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन, इनहिबिटर जीन, ठीक बात है। यहां तक ओके है सबका, सबका ओके है यहां तक, लिखो, बताओ बच्चों, यहां तक सबका ओके है, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज लिखो, एक हेडिंग दो छोटा सा, इसको मैं मिटाऊंगा अब, कैप, CAP कैप, हेडिंग दो CAP कैप। इट इज एक्टिवेटर कॉल्ड, इट इज अ एक्टिवेटर कॉल्ड कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन लिखो, एक मिनट होल्ड करना। कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। होता क्या है बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो खुद उसको कहां पे बाइंड होना है बेटा उसको खुद नहीं पता। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है, इनिशिएटर प्रोटीन, जो पॉलीमरेज एंजाइम को उसके प्लेस से अटैच होने में हेल्प करती हैं। मतलब कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन को पता है कि पीजी कहां पे है, पॉलीमरेज को नहीं पता, उसको वो बाइंड करने में हेल्प करता है, बस इतनी सी बात है। तो लिखिए CAD में लिखो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, it is activator of, it is a activator called catabolic activator protein, full stop. It exerts a positive control, it exerts a positive control in lac operon, in lac operon, because
because in its absence, because in its absence, because in its absence RNA polymerase, because its absence RNA polymerase is unable to recognize promoter gene, is unable to recognize promoter gene, full stop. Its gene is located, मतलब ये प्रोटीन बनाने वाला जीन, CAP प्रोटीन को बनाने वाला जीन कहीं और होता है बेटा, यहां नहीं होता है ना. Its gene is located away from operon. Its gene is located away from operon, but the receptor cap site, occurs near the lac promoter, यहां पे होता है. उस प्रोटीन को पकड़ने वाला साइट यहां पे है, बट वो प्रोटीन बनाने वाला, कौन सी प्रोटीन, कैप प्रोटीन बनाने वाला जीन इस ओपेरॉन से कहीं दूर है, उसको इसमें नहीं दिखा सकते हम क्योंकि इसमें है ही नहीं वो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑपरेटर जीन. नेक्स्ट हेडिंग दे दो ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन में लिखिए it is a gene which directly control, it is a gene which directly controls the synthesis of mRNA. It is a gene which directly controls the synthesis of messenger RNA over the structural gene, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोमोटर जीन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोमोटर जीन. इट एक्ट्स एज एन इनिशिएशन सिग्नल. प्रोमोटर जीन में लिखिए इट एक्ट्स एज एन इनिशिएशन सिग्नल which functions as recognition center for RNA polymerase, provided the operator gene is switched on. बेटा ये हो गया कंप्लीट हमारा लैक ओपेरॉन. ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन था बेटा. इसके बाद है जो दूसरा मैंने आपको बताया था रिप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम, जो एनाबोलिक पाथवे से रिलेटेड है और वो ट्रिप्टोफान है. तीन वर्ड याद रखना. क्या मैं ट्रिप ओपेरॉन बता दूं या रहने दूं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, है ना, वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो रहने देता हूं मैं भी. ठीक है ना, उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है. ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है ना, नीट में नहीं आता. हाँ नहीं आएगा नीट में, और बोर्ड में तो आने का नहीं, तो फिर क्या फायदा. हाँ इतना जरूर है कि आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज कि मैंने इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम बताया, मैंने लिखा भी है अभी. ठीक है ना. दूसरा ओपेरॉन सिस्टम होता है बेटा रिप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम. रिप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम में बेटा ये आपको याद रखना है कि ये एनाबोलिक पाथवे से रिलेटेड है.
और ये जनरली जो है बेटा, जनरली लैक ऑपेरॉन तो स्विच ऑफ रहता है, और ये क्या होगा, जनरली स्विच्ड ऑन रहता है जनरली। ठीक है ना। एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जीन होते हैं बेटा, जिसका नाम है ABCDE। और इसमें भी आप मान लो एक ओपी है, एक ओजी है और एक पीजी है, और यहाँ पे आई जीन है, ऐसा। ठीक है। ये तीनों मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, और ये ग्लूटामिक एसिड से बेटा, ग्लूटामिक एसिड से ये जो जीन का जो प्रोडक्ट होता है, एंजाइम होता है, वो ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है। ये जो प्रोटीन बनाता है बेटा, ये प्रोटीन इसको बाइंड नहीं कर सकती ऑपरेटर जीन को, लेकिन जैसे ही, याद रखो, ये एनाबॉलिक पाथवे हो गया, स्विच ऑन है। जैसे ही ट्रिप्टोफान ट्रिप का एक अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब ट्रिप्टोफान की रिक्वायरमेंट नहीं है सेल की, नहीं है, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रिप्टोफान बन गया है सेल के अंदर, तो यही इसका इंक्रीज अमाउंट थ्रेशोल्ड अमाउंट से अबव जाएगा, तो ये प्लस ये इंड्यूसर मिल जाते हैं, और ये दोनों मिल के इसको बाइंड कर देते हैं। जैसे ही इसका अमाउंट घटेगा, फिर से ये छोड़ देगा और चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया रिप्रेसेबल ओपेरॉन सिस्टम? बहुत डिटेल मैंने नहीं बताया इसको, लेकिन जितना बताया समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दो तीन बात याद रखना है कि स्विच ऑन रहता है लगातार, एनाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड है, रिप्रेसेबल होता है ये। ठीक है। और एक बात चीज है, ये भी नेगेटिव कंट्रोल है, ये भी नेगेटिव कंट्रोल है बेटा, है ना। चलो बेटा, ये फिनिश हुआ हमारा। अब दो टॉपिक रहते हैं एक बड़े बड़े से, एक रहता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और दूसरा रहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लोगे तब शायद मैं बताऊं, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो मुझे कराना पड़ेगा। आज ध्यान से सुनो मेरी बात, सबके लिए होमवर्क है आज। मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट तो करता हूं आज, ठीक है ना, लेकिन आज पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप सभी लोग घर पे पढ़ोगे एनसीईआरटी से, केवल और केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। किसी साइड बुक का यूज मत करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, समझ रहे हो? उसको अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, उसकी एक एक लाइन को पढ़ना और समझना, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कल मेरे से डाउट ले लेना, और मैं आपसे कल पूछूंगा कि क्या उसको मैं कंटिन्यू करूं या आप खुद ही कर लोगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया आज पढ़ने पे, तो उसको मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा कल, ठीक है ना। लेकिन ये होमवर्क है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है सबको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप घर से पूरा का पूरा पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बेटा पहली बात तो जीनोम वर्ड इसमें आ गया। जीनोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम? ह्यूमन जीनोम हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 24, जो पहले ही मैं बता चुका हूं। बहुत अच्छी बात है कि याद है आप लोगों को, 24, ठीक है, अच्छी बात है। तो बेटा ये आप जानते हो कि किसी भी दो आदमी का बेटा, किसी भी दो पर्सन का जीनोम
100% नहीं मिक्स कर सकता, है ना, या 100% नहीं मतलब मैच कर सकता। कुछ तो वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशन क्या है और कितने परसेंट हैं वो भी देखेंगे इसमें हम लोग। लेकिन 2% एक ही सेम स्पीसीज के बेटा सिमिलर नहीं होते एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है बेटा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के बेटा बाकी कोई भी दो इंडिविजुअल आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है, बिकॉज दे डिफर इन देयर जेनेटिक मेकअप। तो इसका मैं बताता चलूं और पॉइंट्स लिखते चलें, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं है, हमको बस स्टेटमेंट ही बोलना है और लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, नो टू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर एक्सेप्ट monozygotic twins because they differ in their genetic makeup, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, differences in genetic makeup are due to differences in nucleotide sequences of their DNA। ये भी हम पहले से जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट, it was therefore always an ambition to scientists to map human genome। मतलब कौन सा जीन क्या करता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं और उसका फंक्शन क्या है, कौन सी प्रोटीन बनाता है और कौन सा कैरेक्टर, कौन सा जीन कंट्रोल करता है, वो किस क्रोमोसोम से बिलोंग करता है, उसका लोकस क्या है, ये सब सारा नॉलेज मतलब एक अभी तक मतलब 2003 के पहले, 2003 के पहले, है ना, या 90 के पहले, क्योंकि 1990 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट और चला था 2003 तक चला था बेटा। उसके पहले लोग जानते नहीं थे और किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी, किसी एक देश की बात नहीं थी बेटा, इसमें कई सारे देश लगे थे। हाँ, तब जाके तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, है ना। तो कुछ इसेंशियल पॉइंट्स, मेन पॉइंट है जो हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, HGP Human Genome Project, HGP was mega project, HGP was mega project of 13 years sequencing of 13 years sequencing of human genome launched in 1990 and completed in 2003। next point, it was coordinated by the next point लिखिए, US Department of Energy, अंडरलाइन करना पूरे इसको, US Department of Energy and the National Institute of Health इस पूरे लाइन को अंडरलाइन करना आप, है ना, हेल्थ
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, HGP वॉज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज HGP was called mega project because of the following reasons. Because of the following reasons. First point लिखिए, human genome have approximately, human genome has approximately कितना बेस पेयर लिखना जरा, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं तो मैंने बताया है आपको, लिखना जरा भाई, बताओ बताओ, लिखो ह्यूमन जीनोम में 6, नहीं बेटा वो डिप्लॉयड सेल में होता है, वो डिप्लॉयड सेल में होता है बेटा, हैप्लॉयड में हाफ कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बेस पेयर्स, हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स, है ना, इतना एक राउंड फिगर में कर लो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स, ऐसा, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ, या ऐसे अगर मान लो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये जो है अगर इतना बेस पेयर है और यूएस डॉलर, अगर एक बेस पेयर की सेक्वेंसिंग का मतलब पहले समझ लो, सेक्वेंसिंग का मतलब है उसके पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, कौन सा सीक्वेंस किसके बाद है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का पता लगाने के लिए बेटा सेक्वेंसिंग करने के लिए बेटा अगर यूएस डॉलर 3 पर बेस पेयर के हिसाब से देखा जाए, 3 बेस यूएस डॉलर 3 पर बेस पेयर के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा तो 900 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है बेटा, समझ रहे हो, एनसीईआरटी में लिखा है ये सब सारा, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा, ठीक है। तो इतना बेस पेयर and if the cost of sequencing US dollar 3 पर बेस पेयर, US डॉलर 3 पर बेस पेयर, then total cost is about, then the total cost is about 900 billion dollar, then total cost कितना हो जाएगा बेटा, यूएस डॉलर 900 बिलियन हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर केवल 3 डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अप्रोक्सीमेटली 3,300 बुक्स, अप्रोक्सीमेटली 3,300 किताबें चाहिए उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए, और एक पेज पे बेटा 1000 वर्ड हो, ऐसा कोई बुक हो जिसमें कि एक पेज पे 1000 वर्ड आ सके और एक बुक में 1000 पेजेज हो, तो 3,300 बुक चाहिए उसके लिए, उसका डेटा सारा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए बेटा, समझ रहे हो, तो लिखिए अप्रोक्सीमेटली 3,300 बुक्स in bracket if each page contain 1000 letters, if
each page contained 1000 letters and each book contained 1000 pages. 1000 pages, bracket close, would be needed to store the complete information of sequence of single human cell. अब सब हेडिंग दो उसी में, नेक्स्ट पॉइंट, बायो इंफॉर्मेटिक्स, एनसीईआरटी में भी ये वर्ड यूज किया है. इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, it is application of informatics techniques to obtain store and interpret large quantities of biological data. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा बेसिंग and other high speed computational devices have helped in analysis, storage and storage of information. नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार, या नोट करके लिखो, या तो बेटा स्टार लगाओ या नोट करके लिखो. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द HGP, शुरुआत में तो मतलब यूके ने ही इसको स्टार्ट किया था, बट बाद में बहुत सारे कई देश इससे जुड़ गए थे, है ना. लिखिए, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द HGP, the welcome welcome trust in bracket UK joined the project as a major partner. Later on, Japan, France, Germany, China, and some other countries also joined it.